नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 100 और आज के न्यूज रूम लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैष्णो सूरी। तो आज का विषय है उपचुनाव को लेकर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो चुकी है, वहीं देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार उपचुनाव में, विधानसभा के उपचुनाव जो होने वाले हैं उसको लेकर लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ जो बैठक का दौर है वो लगातार जारी है। आज बैठक हो रही है, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। रणनीति को किस तरीके से मजबूत किया जाए, इन तमाम विषयों पर चर्चा की जा रही है और इसी पर आज विस्तार पूर्वक बात करेंगे हम इस न्यूज रूम लाइव में हमारे सहयोगियों के साथ। लेकिन लगातार जिस तरीके से देखा गया है, उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें से 5 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। ऐसे में इस बार लोकसभा चुनाव की ही तर्ज पर उपचुनाव में भी जीत हासिल करना बीजेपी के लिए एक बड़ा ही चैलेंजिंग टारगेट रहने वाला है। अब देखना होगा कि अपने इस चैलेंजिंग टारगेट को किस तरीके से बीजेपी इस बार पूरा करती नजर आती है और क्या कुछ रणनीति बनाती नजर आती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। वहीं बात की जाए सीटों की तो 5 सीटों पर जहां एक तरफ देखा गया समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो वहीं 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास थी। वहीं अगर बात की जाए इस उपचुनाव को लेकर तो जहां देखा गया लोकसभा चुनाव में सांसद चुने गए, तो वहीं 9 सांसद चुने जाने के बाद ये सीट जो है रिक्त हुई है, जिसके बाद अब इन सीटों पर उपचुनाव होने और उपचुनाव की प्रक्रिया से पहले लगातार मंथन का जो दौर है वो जारी है। वहीं देखा गया है कि इससे पहले भी सभी जो भी इस सीट पर उम्मीदवार खड़े होने वाले जिन पार्टियों से हैं वो अपनी अपनी बैठकें कर चुकी हैं। लेकिन अब आज मुख्यमंत्री की यह बैठक अपने आप में बताती है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कितनी उत्सुक है और कितनी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 सीटों पर उपचुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं। ऐसे में कई अधिकारियों को, कई संगठनों के अधिकारियों को ऐसे में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं सरकार की तरफ से। हर एक विधानसभा सीट के लिए 3-3 मंत्रियों और संगठन के एक पदाधिकारी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है और कहा गया है कि किसी भी तरह की कोई चूक ना हो और किस तरीके से पार्टी को और मजबूत किया जा सकता है, क्या कुछ रणनीति बनाई जा सकती है जिससे आगामी दिनों में पार्टी को मजबूती प्रदान हो और वो अच्छा प्रदर्शन कर सके। देखिए, गौरतलब है जिस तरह से बीते लोकसभा चुनाव में देखा था कि बीजेपी को करारा झटका लगा था उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, जबकि माना यह जा रहा था बीजेपी ने जिस तरीके से नारा दिया था 400 पार सीटों का, उस तरह से यूपी में उतनी सीटें तो बीजेपी नहीं जीत पाई। हालांकि एक करारी हार भी जो है, करारी चोट जो है पार्टी को इस राज्य से देखने को मिली थी। अयोध्या की अगर बात की जाए तो अयोध्या में साफ तौर पर देखा गया था कि बिल्कुल अविश्वसनीय नतीजे सामने आए थे, जहां पर देखा जा रहा था कि बीजेपी की इस सीट पर जीत हो सकती है, लेकिन बावजूद इसके देखा गया कि परिणामों ने कुछ और ही दर्शाया था। तो अब ऐसे में इस तरह की कोई भूल, जो भी भूल लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से रह गई या जो भी कमी बीजेपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में रह गई, इस तरह की कमी आगे किसी चुनाव में ना रह पाए। और अगर बात की जाए यूपी के उपचुनाव की, क्योंकि जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें अगर कोई कमी ना रह पाए, इसी को लेकर लगातार मंथन जारी है। लगातार हर तरीके से काम किए जा रहे हैं जिससे कि जनता के दिल में बीजेपी जो जगह पहले बनाई हुई थी 2019 की अगर बात की जाए, 2016 की अगर बात की जाए, उसी की तरह दोबारा बीजेपी के जो लोगों के, आम जनता के दिल में उसी तरह की जगह बीजेपी बनाए रखे, इसको लेकर हर तरीके से प्रयास रहते। वहीं अगर बात की जाए इस मीटिंग की तो कई मायनों में ये मीटिंग, ये जो बैठक हो रही है बीजेपी की, वो काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वहीं इसी पर और भी ज्यादा खास बातचीत के लिए हम अपने सहयोगियों को अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर और किन मायनों में ये बैठक जो है महत्वपूर्ण मानी जा रही है। वहीं इस पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी हिमांशी जुड़ चुकी हैं। हिमांशी, देखिए जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन का जो दौर है जारी है, बीजेपी लगातार हर एक कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। और सीएम अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो ऐसे में 3-3 मंत्रियों के साथ इस तरह की बैठक, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उनके साथ अधिकारियों को भी लगाया गया है। क्या लगता है इसका कितना फायदा इस बार के उपचुनाव में बीजेपी को मिलने वाला है? बिल्कुल वैष्णो, लगातार जिस तरह से ये फिलहाल जो आज जो बैठक हुई है वो बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भी यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और लगातार जो है बीजेपी की ओर से जो हलचलें है वो तेज हो गई हैं आगामी चुनाव को लेकर, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जिस तरह से जीत जो है वहां पर हुई है, बहुत ही कम सीटों से जो जीत हुई है, बहुत सी सीटों में जहां पर उनको हार का सामना करना पड़ा, बहुत ही
कम सीटों से इस बार जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में जीत हासिल हुई है। इसको लेकर लगातार जो है विचार मंथन किया जा रहा था। इस पर जो है लगातार अभी फिलहाल अगर बात की जाए आज के इस बैठक में, तो आज के इस बैठक में इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही क्योंकि इससे पहले जो बयान आया था केशव प्रसाद मौर्य का, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, हमने बयान सुना था कि उन्होंने कहा था कि कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है। तो इस बात से जबरदस्त सियासत जो है गरमाई हुई है। उनका एक और बयान भी सामने आया था कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह के बयान सामने आए थे जिसके बाद से सियासत जो है लगातार तेज हो गई है और ये हलचलें चल रही हैं अभी फिलहाल कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस तरह के बयान के बाद से लगातार हलचलें, सियासत जो है गरमा गई है और कुछ मतलब जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हमने वो दौर पे भी देखे वैष्णो की जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कम सीटें हासिल हुई, उसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक बुलाए थे। उस वक्त भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में मौजूद नहीं हुए थे और उसके बावजूद से जो है काफी होड़ें चल रही हैं कि आखिर ऐसा क्या कुछ चल रहा है यूपी बीजेपी में जो केशव प्रसाद मौर्य के इस तरह के बयान जो है सामने निकल कर आ रहे हैं। अब लगातार जो है इस बयान के बाद से सियासत भी गरमाई हुई है और आज इसी बीच जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बैठक बुलाई, इस दौरान 16 मंत्रियों को बुलाया गया और हमने देखा कि इस बैठक में हैवी वेट वाले मंत्री शामिल हुए और लगातार काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है बैठक क्योंकि इस पर न सिर्फ विकास योजनाओं को लेकर बल्कि उपचुनाव को लेकर भी मंथन किया गया, रणनीतियां बनाई गई और आगामी चुनाव के लिए जबरदस्त जो है यहाँ पर प्लान बनाया गया और आगामी चुनाव को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम फैसले भी लिए हैं और कहा जा रहा है कि इस बार के मंत्रिमंडल पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ बदलाव कर सकते हैं। देखिए, बात अगर फैसलों की हो रही है हिमांशी, तो यहाँ पर हमने देखा है इन दिनों डिजिटल अटेंडेंस को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन चल रहा है पूरे प्रदेश भर में। अगर प्रदेश भर की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर हम देख रहे हैं शिक्षकों में इसको लेकर खासा नाराजगी है, रोष व्याप्त है, वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में अभी देखा गया है कि योगी सरकार ने एक क्विक एक्शन लिया है। 2 महीने के लिए अभी फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है। क्या लगता है, ये उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सोची समझी एक रणनीति के तहत ये फैसला लिया गया है योगी सरकार की तरफ से? बिल्कुल वैष्णो, अगर बात की जाए योगी सरकार की तो जब लोकसभा चुनाव हाल ही में हुए, लोकसभा चुनाव के बाद से जो है योगी सरकार जो है एक्शन मोड पर है। हमने देखा कि लगातार एक के बाद एक बैठक कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और लगातार समीक्षा कर रहे हैं कि आखिर ऐसी क्या कुछ वजह रही जो उन्हें कम सीटें जो है इस वक्त उन्हें लोकसभा चुनाव में हासिल हुए कम सीटें। इस वजह से लगातार जो है मंथन चल रहा है कि आगे और किस तरह से मतलब जो आगामी चुनाव में जीत हासिल हो, क्योंकि वो लगातार दावा कर रहे हैं कि आगामी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं वो 10 की 10 सीटें हमारी हैं और उसके लिए वो हर जोर कोशिश कर रहे हैं। लगातार कोशिशों में हिमांशी जुटे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो। ऐसे में अगर डिजिटल अटेंडेंस की बात की जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ था और देखा गया था कि इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों में काफी रोष व्याप्त था। बात अगर उपचुनाव की आ रही है तो उपचुनाव की हर तरह से तैयारियों में बीजेपी जो है, या बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार उपचुनाव की कमान जो है वो स्वयं अपने हाथों में ले रखी है। इस बार कोई भी कमी, कोई भी चूक बीजेपी अपनी तरफ से नहीं करना चाहती। वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी का जाना माना चेहरा माने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। जैसे देखा गया था लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट डाला गया, प्रधानमंत्री के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मिले हैं। ऐसे में अगर बात की जाए यूपी की तो यूपी में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर सिनेरियो की बात की जाए, पॉलिटिकल सिनेरियो की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखा जाता है सीएम योगी आदित्यनाथ जो है काफी प्रमुख चेहरा माने जाते हैं। इसीलिए इस बार उपचुनाव की भी तैयारी हुई क्योंकि 10 सीटें जो है उनमें से 5 जो है वो उस पर बसपा। अगर विपक्षी की बात की जाए तो विपक्षियों का कब्जा रहा है। तो ऐसे में कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अपने हाथों में कमान ले रखी है और किसी भी तरह से कोई कमी ना हो, इसलिए फिलहाल अभी डिजिटल अटेंडेंस के मुद्दे को भी रोक दिया गया है। लेकिन इससे पहले भी देखा गया है कई क्षेत्रों में, जैसे कि अगर बात की जाए हिमांशी, अगर पहले भी देखा गया था लोकसभा चुनाव से पहले बाबा का बुलडोजर बड़ा प्रचलित हुआ था। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो बाबा का बुलडोजर काफी प्रचलित हुआ था और देखा गया था कि अतिक्रमण पर कठोर कार्रवाई करती हुई बीजेपी नजर आई थी। ऐसे में अभी देखा गया है हाल ही में कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में
जहां पर फिलहाल अभी अतिक्रमण को भी रोक दिया गया है और कहा गया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, किसी के भी घर नहीं तोड़े जाएंगे। क्या लगता है ये जो फैसला है इसका कितना फायदा होगा बीजेपी को इस बार के चुनाव में, उपचुनाव में? क्योंकि पिछली बार भी देखा गया था अयोध्या की अगर बात की जाए, क्योंकि अयोध्या में जिस तरह से बीजेपी को हार हासिल हुई थी हिमांशी, उसमें साफ साफ एक जो बिंदु सामने आया था वो यही सामने आया था कि कहीं ना कहीं जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण बीजेपी पर भारी पड़ गया। अब ऐसे में बीजेपी अतिक्रमण पर भी रोक लगाती नजर आ रही है। क्या लगता है कितना फायदा होगा इसका बीजेपी को? देखिए वैष्णो, अगर फायदे की बात करें तो ये जो बाबा का बुलडोजर है ये कोई अभी से शुरुआत नहीं हुई है, इसकी काफी टाइम से हो रही है, काफी टाइम से जो है इसकी शुरुआत हो चुकी है। लगातार कानून व्यवस्था के नए नए दावे किए जा रहे थे उत्तर प्रदेश में और लगातार जो है विकास परियोजनाओं के लिए बात की जा रही थी, लेकिन बावजूद इसके लोकसभा का जो परिणाम रहा वो सबके सामने रहा कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी को क्या देखने को मिला ये किसी ने सोचा नहीं रहा होगा। इतनी कम सीटें हासिल हुई। तो अगर बात की जाए बाबा के बुलडोजर या तमाम इस तरह की कानून व्यवस्था को लेकर जो बातें की जा रही थी तो कहीं ना कहीं वो चरमराती हुई दिखाई दी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कुछ खास परिणाम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तरफ नहीं देखे। और हिमांशी, सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी की अगर बात की जाए, जहां बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, वाराणसी सीट की अगर बात की जाए, अयोध्या की बात की जाए या संपूर्ण उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, क्योंकि राजनीति के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है उत्तर प्रदेश और सत्ता का केंद्र माना जाता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के लिए दावे जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से किए जा रहे थे कि यहाँ पर अधिकतर सीटें जो है बीजेपी ही जीतेगी, और जिस तरह के 80 लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह से दावे कर रही थी बीजेपी, वो दावे कहीं ना कहीं फेल होते नजर आए थे। दावों की असली पोल खुलती यहाँ पर देखी गई थी। तो ऐसे में अब कई बिंदुओं पर लगातार जो मंथन है वो जारी है। लगातार देखा जा रहा है कि आखिर क्या कुछ कमी रह गई थी, किन जगहों पर बीजेपी की तरफ से कमी रह गई जो बीजेपी को इस तरह का परिणाम उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन अगर बात की जाए अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण एक सबसे बड़ा मुद्दा रहा था जिसको विपक्ष ने भी उठाया था और कहा था कि इस अतिक्रमण का ही असर है जो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को देखने को मिला है। लेकिन अब वही अतिक्रमण से पैर पीछे खींचती बीजेपी नजर आ रही। तो क्या लगता है कि अपने फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश है बीजेपी अतिक्रमण को? जिस तरह से देखा जा रहा है अब अगर बात की जाए अतिक्रमण की, अगर बात ही चल रही है यहाँ पर वैष्णो, तो लगातार अब सीएम योगी आदित्यनाथ इस ओर ध्यान दे रहे हैं कि आखिर और क्या कुछ ऐसा रह गया जो नहीं हो पाया जिससे जनता नाखुश हुई, और हो सकता है कि अतिक्रमण भी एक ऐसा मुद्दा हो जिससे जनता नाखुश है। तो हो सकता है कि इससे पैर पीछे कर सकती है बीजेपी। लेकिन आगामी चुनाव के लिए अब जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी चुनाव हो वैष्णो, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक के बाद एक चुनावी प्रचार प्रसार करते हैं। उनके पैर जो है रुकते नहीं है, लगातार एक के बाद एक कार्य करते हैं। बावजूद इसके अगर इस तरह के हाथ देखने पड़े सामने, अगर इस तरह की सीटें निकलकर सामने आई जो कि बहुत कम संख्या में उनको मिली, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी हार है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसीलिए इस बार जो है सख्त मोड पर है और अभी से विचार विमर्श किया जा रहा है। आज जो है उपचुनाव पर भी मंथन किया गया, विधानसभा चुनाव पर भी मंथन किया गया है। और एक बात, इस बैठक में जो है ये भी तय हो गया है कि सीएम का जो फेस है उस पर कोई बदलाव नहीं होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ही सीएम रहेंगे उत्तर प्रदेश में सीएम के फेस को लेकर कोई बदलाव नहीं होगा। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण चेहरा माने जाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ, और इस बार इसीलिए स्वयं उन्होंने अपने इस पूरे चुनाव को लेकर जो कमान है वो पूरी की पूरी अपने हाथों में ले रखी है। लेकिन अगर देखिए जिस तरीके से बात की जाए इस बार 2016 और 2019 के मुकाबले की अगर 2024 की तस्वीरों की बात की जाए तो तस्वीरें थोड़ी सी अलग है। तस्वीरें इसलिए भी अलग है कि जहां एक बार देखा गया था कि बहुमत के आंकड़े को पार करने का दावा बीजेपी कर जरूर रही थी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को पार कर नहीं पाई। लेकिन इस बार कहना गलत नहीं होगा कि केंद्र में इस बार भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन भी शामिल है जिसमें जेडीयू और टीडीपी जो पार्टी हैं वो काफी अहम रोल निभाती नजर आ रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए उपचुनाव को लेकर, तो उपचुनाव को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है बीजेपी। लेकिन वहीं अभी देखा गया अगर पार्टी के आंतरिक कलह की बात की जाए या पार्टी के अंदरूनी बातों की अगर बात की जाए, तो ऐसे में देखा गया है कि इस पूरी बैठक में जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं तो उनके मंत्रियों को, प्रभारी मंत्रियों को तलब किया गया है, अधिकारियों को भी तलब किया गया है। लेकिन देखा गया कि डिप्टी सीएम को इस पूरे मीटिंग से दरकिनार रखा गया है और ऐसे में उनके भी अपने बयान सामने आ रहे हैं जो कि उनके
कहीं ना कहीं थोड़े से आक्रोशात्मक नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए देखिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की, केशव प्रसाद मौर्य की, ये दोनों ही इस मीटिंग से दूर रही हैं। और इससे पहले भी, जैसा कि आपने अभी हिमांशी बताया था, कि इससे पहले भी देखा गया था कि वो इस तरह की जो मीटिंग है, जो समीक्षा बैठकें की जा रही है, उससे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। तो क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या पार्टी में अंदरूनी कलह शुरू हो गया है, या पार्टी में सभी नेताओं को एकजुट करने में विफल होती नजर आ रही है? क्या कुछ परिस्थितियां नजर आ रही हैं हिमांशी? बिल्कुल वैष्णो, अगर बात की जाए, अगर अंदरूनी कलह की बात की जाए, तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान भी सामने आया था कि यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं कुछ बातें समझ में आ रही है कि किसी और इशारा कर रही है कि शायद यूपी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, यूपी बीजेपी के अंदर कलह चल रहा है। लेकिन हालांकि ऐसे आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है, ऐसी चीजें जो है सामने निकल कर अभी सामने नहीं आई है। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से हम ये स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक कयास लगाई जा रही है कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्योंकि हमने लगातार देखा केशव प्रसाद मौर्य अभी दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। तो लगातार इस मुलाकात के बाद से और भी ज्यादा जो है सियासत गरमाई हुई है, और अब विपक्ष भी लगातार जो है निशाना साध रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को लेकर। तो लगातार जिस तरह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की ये बयान जो है, अब सियासत जो है इस पर गर्मा गई है। और इससे पहले भी जिस तरह वो लोकसभा चुनाव के बाद जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने समीक्षा बैठक बुलाई थी, उसमें भी वो शामिल होने नहीं पहुंचे थे। और उसके बाद इस तरह के बयान सामने निकल कर आना एक और इशारा लेकर जा रहा है कि यूपी बीजेपी में कुछ तो ऐसा चल रहा है जिससे केशव प्रसाद मौर्य शायद नाखुश है। बिल्कुल, अगर बात की जाए देखिए काफी बड़ा बयान है। इस तरह के अगर कयास लगाए भी जा रहे हैं यूपी में अगर बीजेपी को लेकर, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से जैसे कि मैंने बताया काफी महत्वपूर्ण राज्य है, और यूपी में ही अगर बीजेपी के पार्टी की अगर बात की जाए, अगर अंदरूनी समन्वय नहीं स्थापित हो रखा है तो वो पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि जिस तरह से मैंने बताया कि केंद्र में इस बार भले ही बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन बदलाव ये हुआ है कि बीजेपी अकेली नहीं है, इस बार गठबंधन के साथ है। तो ऐसे में सबको एक साथ, एकजुटता के साथ, सभी की साझेदारी के साथ बीजेपी को साथ लेकर चलना, ये एक बीजेपी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। और वहीं अगर देखिए बात की जाए उपचुनाव की, तो उपचुनाव में देखा गया है कि इस बार मुकाबला जो है वो कांटे की टक्कर का होने वाला है। क्योंकि 5 सीटों पर हिमांशी, जहां देखा गया है विपक्षी दलों का अच्छा खासा कब्जा है। सपा और बसपा की अगर बात की जाए तो काफी अच्छी पैठ मानी जा रही है। ऐसे में उन 5 सीटों को भी अपने पाले में लेना बीजेपी के लिए क्या लगता है कितना चैलेंजिंग रहने वाला है? बिल्कुल वैष्णो, अगर लोकसभा चुनाव के बाद का जिक्र किया जाए तो जो उत्तर प्रदेश है, इस बार उत्तर प्रदेश की कई यानी कि 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। क्योंकि एक बड़े दावे किए जा रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले, और उसका परिणाम जो है वो हमने लोकसभा चुनाव पर देख लिया। तो अब ऐसे दावे से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि लगातार जनता जो है वो विकास कार्य मांग रही है। और फिलहाल जो है आज की बैठक पर विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है, और क्या कुछ कमियां रह गई, आखिर क्या कुछ चूक रह गई, इस पर भी मंथन किया गया है। और आगे के लिए भी रणनीतियां बनाई गई है, प्लान तैयार किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनौतियों को लेकर जो है अपनी चुनौतियों पर खरी उतरती है, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर फिलहाल की बात की जाए तो उपचुनाव, विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड पर है, योगी सरकार एक्शन मोड पर है। और इस बार वो है पिछली बार की तरह, इस बार कोई भी कोर कसर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल नहीं छोड़ना चाहते। बिल्कुल, लेकिन अगर देखिए बात करी जाए अभी, क्योंकि 10 सीटों पर, जिन सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिन सीटों पर से सांसद चुने गए हैं और उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपनी विधायकी से, तो ऐसे में उन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बात की जाए उसमें करहल, मिल्कीपुर, और अगर बात की जाए अन्य सीटें जो हैं शामिल है, कुंदरकी समेत तमाम 10 सीटें शामिल है। लेकिन अगर बात की जाए हिमांशी करहल सीट की, तो मैनपुरी जिले की करहल सीट काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है बसपा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी का लंबे वक्त से कब्जा रहा है। और ऐसे में अगर बात की जाए अवधेश प्रसाद की, तो वो 9 बार यहाँ से विधायक भी रह चुकी हैं। सपा की तरफ से अवधेश प्रसाद यहाँ पर 9 बार विधायक रह चुकी हैं। ऐसे में क्या लगता है करहल सीट किस तरीके से बीजेपी अपने पाले में लाने की कोशिशें करेगी? क्या कुछ रणनीति करहल सीट को लेकर बनाती हुई यहाँ पर बीजेपी नजर आ रही है हिमांशी? देखिए बिल्कुल वैष्णो, अगर रणनीतियों की बात करें तो इस बार क्योंकि बीजेपी जो है कहीं ना कहीं इस बार उत्तर प्रदेश की जिस तरह से सीटें कम हुई हैं, बीजेपी के लिए वो एक बहुत बड़ी हार मानती है बीजेपी। हिमांशी, वोटिंग परसेंटेज भी बहुत ज्यादा कम हुआ है, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है। एक बीजेपी पार्टी को ही अपने आप में ये करारी चोट के समान है।
बिल्कुल, और यही कारण है कि इस बार जो है विधानसभा उपचुनाव पर भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और ये लगातार हम देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ एक के बाद एक कड़े एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे वो विकास योजनाएं हो, तमाम चीजों को लेकर लगातार एक्शन मोड पर है। और आज भी जिस तरह से बैठक हुई है उसमें भी लगातार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया है। तो जिस तरह से आपने बताया कि करहल की जो सीट है, जहां पर वहां पर विधायक है वो 9 बार पहले ही विधायक रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि इस बार जो है बीजेपी के लिए, यूपी बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि लगातार जो है लोकसभा चुनाव के जो परिणाम देखने को मिले थे और उसके बाद जो है चुनौती कहीं ना कहीं बीजेपी की और ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल, और इनमें से अगर बात की जाए, देखिए जिन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें से अधिकतर सीटें वो हैं जिन पर से सपा के जो विधायक उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो सांसद चुने गए हैं, इस वजह से वो सीटें खाली हुई हैं। ऐसे में उन सीटों को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और वो भी तब तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब ये देखा जाता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी पार्टी को काफी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, वो भी तब जब वो बड़े बड़े दावे करती यहाँ पर नजर आ रही थी। वोटिंग परसेंटेज भी काफी कम देखा गया था लोकसभा चुनाव में। अगर बात की जाए तो लगातार मतदाताओं से अपील की जा रही थी कि वो ज्यादा अपने घर से बाहर निकले और वोट डालते हुए नजर आए, वोट डालने जाए, अपने घरों से बाहर निकले। लेकिन वोटिंग परसेंटेज भी अगर बात की जाए तो 2019 के मुकाबले 2024 में काफी कम देखा गया है। तो ऐसे में मतदाताओं को किस तरह से जागरूक करने का प्रयास यहाँ पर जो बीजेपी करती नजर आएगी, हिमांशी, क्या लगता है? बिल्कुल वैष्णो, जिस तरह से हमने लोकसभा चुनाव पर देखा था कि मतदाताओं के कुछ बयान सामने आए थे कि जिस तरह से विकास कार्य होना चाहिए वो उन चीजों से वंचित है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे वो वंचित है। तो जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको अभी इस पर काम करना होगा कि जो उस टाइम पे जो चूक सामने निकल कर आई थी उसको पूरे करने होंगे। और लगातार जो है सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल इसी चीजों में लगे हुए हैं, इन्हीं चीजों पर लगे हुए हैं और लगातार जो है विकास योजनाओं को लेकर वो नए नए दावे कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। और आज भी जो बैठक जो कि बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, आज की बैठक, इस पर भी विकास योजनाओं को लेकर भी चर्चा की गई है। उपचुनाव पर तो विचार किया ही गया, साथ ही साथ विकास योजनाओं को लेकर और आगामी चुनाव के लिए जो है यहाँ पर रणनीतियां भी बनाई गई। देखिए, अब तक बात हो गई बीजेपी की, लेकिन देखिए आखिरी सवाल होगा मेरा, क्योंकि लगातार हम जिस तरह से देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से लगातार समीक्षा बैठकें की जा रही है, लेकिन अब जरा बात कर लेते हैं विपक्ष की भी, क्योंकि इस बार संसद में विपक्ष भी बड़ी मजबूती के साथ सामने आया, बड़ा मुखर होकर नजर आ रहा है। ऐसे में क्या लगता है, क्योंकि अगर बात की जाए लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव में देखा गया था विपक्ष जो समाजवादी पार्टी की या तमाम पूरे एकत्रित हुए महाइंडिया गठबंधन की बात की जाए और सिर्फ समाजवादी पार्टी की भी अगर बात की जाए तो पीडीएफ फॉर्मूले को वो कारगर साबित, वो पीडीएफ फॉर्मूले जो है वो बीजेपी समाजवादी पार्टी के लिए ये हो गया कि विपक्षी दलों के लिए काफी कारगर साबित हुआ था। क्या लगता है, उपचुनाव में भी पीडीएफ फॉर्मूले पर काम किस तरीके से करती नजर आएगी, या वाकई इस बार भी पीडीएफ फॉर्मूले पर ही, पीडीएफ फॉर्मूले की राह पर ही इस बार समाजवादी चलती नजर आएगी? क्या लगता है हिमांशु? बिल्कुल, देखिए अब पार्टियों के महकमे में क्या चल रहा है ये तो आने वाले समय पर ही वैष्णो पता चलेगा। लेकिन अगर बात की जाए पीडीएफ फॉर्मूले की, तो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में पीडीएफ फॉर्मूले के जरिए जो जीत हासिल हुई है, अगर उसी पर हो सकता है, उनको अगर उसी पर भरोसा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो इसी फॉर्मूले पर आगामी चुनाव पर भी काम करेगी। लेकिन अभी जो है अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो वो समाजवादी पार्टी एक ऐसे भरोसे जता रही है, क्योंकि जिस तरह से उसे जीत हासिल हुई है, जिस तरह से सीटें, अधिक संख्या में सीटें मिली है समाजवादी पार्टी को, कहीं ना कहीं एक भरोसा जो है उनके अंदर आ गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है और इस बार वो और भी अच्छा कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब लगातार यही बोला जा रहा है कि हालांकि तीनों ही पार्टियों पर जो चुनौती है वो बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये चुनाव रहेगा, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि आगामी विधानसभा चुनाव पर क्या कुछ रिजल्ट्स। बिल्कुल, रिजल्ट्स पर सबकी नजरें टिकी हुई है, लेकिन उससे पहले लगातार तैयारियों पर नजर बनी हुई है कि आखिर बीजेपी इस बार क्या कुछ तैयारियां करती नजर आएगी और इस बार विपक्ष फिर से किस तरीके से यहाँ पर चैलेंज करता हुआ, या यूं कहे कि विपक्ष इस बार क्या कुछ रणनीतियों के साथ इस बार उपचुनाव में नजर आने वाला है। इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि दोनों ही तरफ से बात की जाए, चाहे पक्ष की बात की जाए विपक्ष की, दोनों ही तरफ से मंथनों का जो दौर है वो लगातार जारी है। लेकिन समय का अभाव है। फिलहाल इस चर्चा में न्यूज रूम लाइव में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई बात के साथ। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।